मित्रों, अब तक हमने देखा कि बार्टर सिस्टम के अंदर खामियां थी तो लोगों ने मनी का प्रयोग शुरू किया। शुरुआत में ऐसे गोल्ड पीसीस नगेट्स उसी को कमोडिटी मनी के स्वरूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम था प्योरिटी, यूनिफॉर्मिटी, राइट। तो फिर ये अलग अलग मर्चेंट गिल्ड्स राजाओं ने मेटल को पिघला के डाई में डालेंगे, उसके ऊपर अपना सिक्का लगाएंगे और कॉइन के स्वरूप में वो जनरेट करना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर भी खामियां थी, डिबेसमेंट की, ग्रेशम्स लोग, घिस के लोग मेटल चुरा लेते थे। तो धीरे धीरे, और एक बड़ी समस्या ये है, इट इज़ बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। अहमदाबाद से बॉम्बे ले जाना है, बीच में कोई डाकू भी आके लूट सकते हैं। तो उसकी भी दवाई लोगों ने निकाली। किस प्रकार के कुछ इंडिजिनस बैंकर्स, ट्रेड गिल्ड्स, वो ऐसा सिस्टम लेके आए कि आप अहमदाबाद में अपना मेटल कॉइन इनको दे दो, ठीक है, और वो बदले में आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी, कागज़ का एक टुकड़ा दे देंगे, और वो पर्ची लेके आप मुंबई जा रहे तो कि वहाँ जाइए और इनकी संस्था के दूसरे लोगों को वो दीजिए और सामने आपको मेटल कॉइन दे दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स बीच में इनका कुछ कमीशन रहेगा। तो ये सिस्टम फिर चलने लगी और लोग आगे चल के कॉइन अपने विड्रॉ करवाते नहीं और इन्हीं कागज़ के टुकड़ों को करेंसी मान के आपस में सर्कुलेट करते रहते। तो फिर राजाओं को लगा कि नहीं, इसमें तो हम ये काम करेंगे। तो इस प्रकार से पेपर करेंसी भी जनरेट करना शुरू कर दिया कि राजा मेटल ले लेता था और सामने आपको करेंसी में ऐसे नोट दिए जाते थे। सो फिड्यूशरी मनी मतलब कि ऐसा पैसा कि जिसकी हो सकता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी ना हो, एक कागज़ का टुकड़ा हो, लेकिन वो सर्कुलेट किया जाता है क्योंकि, और हम उसे अपनाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो पैसा है। तो ऐसे फिड्यूशरी मनी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नॉन लीगल टेंडर, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया, जैसे हुंडी वगैरह। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, और बैंक के अंदर आपने जो भी डिमांड डिपॉजिट डाली, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसके सामने जो भी चेक या ऐसी कोई चीज़ आपने जनरेट कराई, ये सारी चीज़, इसको बोला जाता है नॉन लीगल टेंडर या क्रेडिट मनी। ऑप्शनल मनी भी कहते हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट करने में मना भी कर सकता है कि मैं चाय खरीदूं और वो चेक से उसका पेमेंट ना भी ले। तो ये हुआ नॉन लीगल टेंडर। उसके सामने क्या होगा? लीगल टेंडर या फियाट मनी, सरकार के आदेश से जिसे जनरेट किया गया है। तो दो प्रकार के होते हैं, कॉइन एंड करेंसी, एंड दूसरा एक टाइप ऐसे होता है कि लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। ये समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मित्रों फिड्यूशरी मनी जिसके अंदर फियाट मनी, जिसके अंदर लीगल टेंडर, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। देखिए, भारत के अंदर कॉइनेज एक्ट 2011, वहाँ पर ऐसा प्रावधान है कि 50 पैसे की मदद से आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। वो कहता है कि मैक्सिमम 10 रुपये, मान लें कि 20 सिक्के आप दे सकते हो। उससे ज़्यादा दिए तो सामने वाली पार्टी उसको लेने से मना कर सकती है। हो सकता है आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हो और आप जाके सामने वाले को दो कि ये ले 2 लाख नंग 50 पैसे के सिक्के। ऑब्वियसली उसके पास इतना टाइम थोड़ा होगा, एक दो करके गिनेगा, राइट। सो लिमिटेड लीगल टेंडर क्यों कहा गया? क्योंकि कानून के जरिए देयर इज अ लिमिट, उससे ज़्यादा का डेट सेटल करने के लिए आप नहीं दे सकते। सेम वे 1 रुपये या उससे ज़्यादा के जो भी सिक्के होंगे, 2, 5, 10 वाले, मैक्सिमम कितना डेट सेटल किया जाता है? 1000 रुपये तक का। उससे ज़्यादा आप देने जाएंगे तो सामने वाली पार्टी मना भी कर सकती है कि मेरे पास छुट्टे गिनने का टाइम नहीं है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो उसके सामने विरुद्ध में क्या होगा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये बोला गया है कि एवरी बैंक नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर सेटलिंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेट। इसका मतलब कि 2000 का नोट लेके मैं चाहूँ तो 50 लाख तक का भी भुगतान उतनी क्वांटिटी के नोट में लेके जाऊँ और कर सकता हूँ। सामने वाली पार्टी अगर वो कर्जा है तो लेने से इनकार नहीं कर सकती इन थियरी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन हाँ, अगर सरकार चाहे तो दे कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस। जैसे कि अपने नए बजट के साथ फाइनेंस बिल 2017, वहाँ पर ये कहा गया है कि 3 लाख या उससे ज़्यादा का कैश में पेमेंट कोई रिसीव नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो जितना पैसा उसने लिया है वो सारा का सारा, मान लो 3 लाख लिया था तो वो सरकार में दंड में जमा कर देना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, करेंसी नोट्स आर नाउ इन अ वे लिमिटेड लीगल टेंडर्स अप टू लेस देन 3 लाख रुपीज ओनली। खैर, इन थियरी आपको पूछा जाए तो कॉइन है लिमिटेड और करेंसी है अनलिमिटेड, ऐसा मान के ही टिक करना है। ये अमेरिका का $100 का नोट है। हम नोट बोलते हैं, दे विल से $100 बिल है। अब जरा इसे जूम इन करके आप देखिए, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट साइंड बाय ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कोई प्लांटेशन ओनर से आप एक घोड़ा उधारी में लेके जाते हैं घूमने के लिए और वो घोड़ा मर जाता है, तो फिर वो प्लांटेशन ओनर ये जिद नहीं कर सकता कि वो घोड़ा तो मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा अजीज था, तो अब उसके बदले में वो मर गया तो तू अपना बेटा मुझे 50 साल के लिए गिरवी रख दे या उसके जरिए भुगतान कर। नो,
कानून के हिसाब से क्या होगा, उस घोड़े की जो भी मॉनेटरी वैल्यू डॉलर में निकाली जाएगी और डॉलर आप उसको पे करें, ही कैन नॉट रिफ्यूज। तो मतलब सभी पब्लिक एंड प्राइवेट टाइप के डेट दे विल कैन बी सेटल यूजिंग दिस मनी और नो वन कैन रिफ्यूज। तो इस प्रकार की कॉइन करेंसी को बोला जाता है फियाट मनी। फियाट मतलब गाड़ी चलाना नहीं, लीगली बाइंडिंग कमांड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी मदद से वो कॉइन करेंसी यू कैन यूज इट टू सेटल एनी पब्लिक प्राइवेट डेट थ्रू आउट द रीजन, और कोई भी उसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। तो क्या इस हिसाब से अमेरिका में डॉलर इज फियाट करेंसी? करेक्ट। चीन के अंदर या युआन या रेनमिनबी, क्या ये फियाट मनी है? करेक्ट। अच्छा, ये चीन का युआन अमेरिका के अंदर फियाट मनी है? नहीं, वो मना कर सकता है व्यापारी कि मुझे डॉलर में ही भुगतान करो। 1000 रुपये का नोट भारत के अंदर पहले इट वॉज फियाट मनी, लेकिन अब नोटबंदी के बाद नहीं है, गैर मान्य है। अच्छा, ये रजनीकांत के नाम का 50 करोड़ का नोट है। अदर पार्टी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि मुझे कमल हसन ज़्यादा पसंद है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट फियाट करेंसी। अच्छा, गवर्नमेंट खुद से जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल निकालती है, क्या वो बोल सकते हैं? एज सच हाँ, ये कि एक प्रकार से उधारी में पैसा लेने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जनरेट किए हैं, बट वो अदर पार्टीज कैन रिफ्यूज। सपोज आपने सरकार से ये 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा था और आप अगर कहीं पे पिज़्ज़ा खाने गए तो उसको ये दोगे तो वो मना कर सकता है। देयरफॉर इफ समवन कैन रिफ्यूज इट, तो फिर उसे हम फियाट मनी नहीं बोल सकते। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल, इसी प्रकार शेयर बॉन्ड, ये सब फियाट मनी नहीं है। उसी सिद्धांत में डिमांड ड्राफ्ट, चेक, एटीएम कार्ड, ये सब भी नहीं है। चाय पीने गए तो आपको वो बोल सकता है मैं चेक में नहीं, मुझे रोकड़ा चाहिए, पॉसिबल। किराना कॉइन, कैसीनो कॉइन, अगेन वो भी फियाट मनी नहीं है। बिटकॉइन वो भी फियाट मनी नहीं है, क्योंकि कोई सरकार ने कानून के जरिए इसको इशू नहीं किया है। सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन फियाट मनी और क्या नहीं है। अब तक हमने समझ लिया फियाट मनी क्या है। अब कौन इशू करता है? कॉइनेज एक्ट 1906 के अंतर्गत सभी सिक्के केंद्र सरकार इशू करती है, और उनको छूट है, अगर चाहे तो 1000 रुपये तक का सिक्का वो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ 1 रुपये का नोट वो भी सरकार इशू करती है। देयरफॉर उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। आज़ादी के बाद शुरुआत में हमारे यहाँ आना सिस्टम थी, मतलब 1 रुपये के 16 आने और 1 आने का 12 पैसा। लेकिन इसमें इंटरनेशनल ट्रेड और उसमें करने में दिक्कत होती है, अकाउंट कीपिंग में। तो फिर इन द ईयर 1955 वी अमेंडेड दिस कॉइनेज एक्ट 1906, और फिर हम डेसिमल सिस्टम में आ गए, मतलब 1 रुपये में अब कितने, इन थियरी 100 पैसे हैं। अच्छा, तो मतलब कि सरकार क्या इशू करेगी? 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के। तो फिर आरबीआई क्या इशू करेगी? आप एक विन डायग्राम समझो, जो सरकार इशू करेगी उसके बाहर का जितना पोर्शन है वो सारा आरबीआई इशू करेगी। मतलब सभी नोट्स सिवाय के 1 रुपये का नोट, है ना, तो मतलब 2 से लेके 2000 के अभी के समय में। और ये सत्ता आरबीआई को कैसे मिली? फ्रॉम द आरबीआई एक्ट 1934। उस हिसाब से उन्होंने जब करेंसी बनाना शुरू किया तो शुरुआत में सबसे पहला करेंसी 5 रुपये का निकाला था। मैक्सिमम हाईएस्ट डिनोमिनेशन था 10,000 का भी नोट उन्होंने निकाला था। हाल की तारीख में कितना? 2 से 2000 चल रहा है। और इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? उर्जित पटेल, गवर्नर ऑफ द आरबीआई के होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई ये अलग अलग कॉइन वो सरकार इशू करती है, तो इनको बनाने की फैक्ट्री उसे बोलते हैं मिंट। तो ये मिंट कहाँ पर है? भारत के अंदर 4 जगहों पे हैं। अब ये कौन सी जगह पे क्या नाम है, यूपीएससी के लिए काम का नहीं, लेकिन बैंक की परीक्षा दे रहे हो तो वो याद करके जाना। ये हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई कॉइनेज एक्ट के हिसाब से केंद्र सरकार वो सारे सिक्के छापती है, बनाती है, लेकिन आरबीआई विल एक्ट एज एन एजेंट, और वो जाके हर एक बैंक में और हर एक जगह पे सर्कुलेशन करेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कोई खुद से वो मतलब कि रजिस्टर भर के हर एक बैंक में कॉइन नहीं पहुंचाते। आरबीआई एक्ट्स एज द एजेंट टू सर्कुलेट दिस कॉइन्स। 10 रुपये की एक मगजमारी चल रही है कि ये नकली कॉइन है, ये असली कॉइन है, क्या मुद्दा है? आरबीआई ने नवंबर 2016 में एक प्रेस नोट रिलीज किया है, बिकॉज आरबीआई इज सर्कुलेटिंग एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो ही उसका क्लैरिफिकेशन भी अब दे रही है कि आप समझिए 2010-11 के अंदर भारत में हमने रूपी का नया सिंबल अडॉप्ट किया था। ये देवनागरी में र है और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्वाभाविक है 2011 के पहले जो भी 10 रुपये के सिक्के होंगे वहाँ पर ऐसा कोई निशान होगा नहीं। सो आरबीआई ने इस प्रेस नोट में लिख के ये बोला है कि भाई ये दोनों ही प्रकार के कॉइन दे आर लीगल टेंडर्स। अगर बखूबी बोलना हो तो हमने कहना चाहिए कि बोथ आर लिमिटेड लीगल टेंडर्स। क्यों? अप टू 1000 रुपये तक का डेट सेटलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो फिर सामने वाला मना कर सकता है कि छुट्टा गिनने का मेरे पास टाइम नहीं है। खैर, तो आरबीआई का प्रेस नोट ये बोलता है कि भाई सम लेस इन्फॉर्म्ड एंड इल इन्फॉर्म्ड पीपल आर क्रिएटिंग डाउट इन द माइंड ऑफ पीपल, अदरवाइज ये दोनों ही वैध हैं। तो व्हाट्सएप में अगर कोई ऐसे बेवकूफ़ लोग सर्कुलेट करें तो आप उनको सावधान कीजिए। खैर, अब तक हमने जो पढ़ा है कि एमसीक्यू बनाते हैं,
भारत के अंदर ये इंडियन मनी इट कंसिस्ट ऑफ कॉइन, पेपर करेंसी, डिमांड मनी एंड डी ऑल ऑफ अबो। अगर ये पूछा जाए तो आप याद रखना इसका जवाब होगा डी ऑल ऑफ अबो। कारण इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो भी क्लासिकल टेक्स्ट बुक बड़े ऑथर्स ने लिखी है वो इस प्रकार से पूरी टॉपिक समझाते हैं कि भाई इंडियन मनी तो उसके अंदर ये नॉन लीगल टेंडर टाइप की चीज़ें भी होती है, तो वहाँ पर डिमांड मनी मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की मदद से जो भी आप चेक डिमांड आप जनरेट करें दैट इज ऑल्सो मनी, पेपर करेंसी भी है, कॉइन भी है। सो इंडियन मनी जब पूछा जाए तो बस ये व्याख्या याद रखनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल थ्री थिंग्स, मतलब आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको ये पूछा जाए लिमिटेड लीगल टेंडर तो जवाब क्या होगा ए कॉइन, ये पूछा जाए अनलिमिटेड लीगल टेंडर तो फिर बी पेपर करेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेना। अब तक मित्रों हमने देखा कि फिएट मनी क्या होता है और कॉइन कौन इशू करता है, नोट कौन इशू करता है वगैरह। अब प्रश्न ये कैसे इशू किए जाते हैं। पुराने समय में नियम कुछ ऐसा था कि 1 ग्रेन बराबर 0.65 ग्राम्स, और अमेरिकी सरकार और उनकी सेंट्रल बैंक ने ये तय किया था कि जब उनके पास 22 ग्रेन गोल्ड होगा उनकी तिजोरी में तब जाके वो $1 का एक नोट छापेंगे, और उसके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास उनकी तिजोरी में अगर 113 ग्रेन गोल्ड होगा तो उसके सामने वो £1 का ब्रिटिश उनका नोट छापेंगे। तो इस प्रकार से बैकएंड में अगर कोई मेटल रिजर्व में पड़ा है तभी आप कॉइन करेंसी वगैरह इशू करेंगे। जब ऐसा सिस्टम हो तो ऐसे फिएट मनी को बोला जाता है गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड का वो करेंसी है। और इसके अंदर एक्सचेंज रेट भी हो सकता है कि £1 की डॉलर के सामने कीमत क्या होगी, तो इसके बैकएंड में कितना मेटल है, सामने उसके बैकएंड में कितना मेटल है। अब रेशो निकालो, पता चलेगा कि £1 विल बी सेलिंग एट $4.8। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकता है। तो ये भी बढ़िया चीज़ लगती है, बट समस्या है। मान लो कि अचानक से कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जाए और अमेरिकी सरकार ने अब ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखना है तो ज़्यादा करेंसी छाप के उनको पगार में देनी है, या फिर कि ये टैंक मिसाइल कुछ बनाने के लिए स्टील वगैरह खरीदना है, कहीं बाहर से इंपोर्ट करना है, तब दे विल बी लिमिटेड बिकॉज जितना तिजोरी में मेटल है उतने ही वो तो करेंसी निकाल सकते हैं ना, तो उनके हाथ बन जाएंगे। सेम में मान लो कि कोई मंदी आ गई और अब सरकार चाहती है कि हम मार्टिन लूथर किंग खड्डा खोदो योजना करके कोई विकास का काम करे और वापस इकोनॉमी को पुनर्जीवित करे, तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? तिजोरी में जितना मेटल हो उस हिसाब से या पेपर करेंसी इशू कर सकते हो। तो ऐसी सब चीज़ों के चलते ये गोल्ड सिल्वर स्टैंडर्ड प्रकार की वो चला नहीं, और आगे चल के हम अलग अलग नई सिस्टम में आ गए। गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड वाली ऐसी फिएट मनी सिस्टम के अंदर जब नोट छापे जाते थे तो उस पर कुछ लिखते थे। देखते हैं, ये £20 का नोट है और ये इधर कुछ लिखा गया है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ £20, और हस्ताक्षर किए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ कैशियर ने। मतलब कि ये £20 का नोट लेके आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाएंगे तो उसके चीफ कैशियर ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी तिजोरी से ये नोट आपसे ले लेगा और अपनी तिजोरी से £20 की कीमत वाले फुल बॉडीड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, या फिर कि उतनी वजन का कोई सोने का बिस्किट या छोटी चीज़ आपको दे देगा। सो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव मनी, क्योंकि ये पेपर करेंसी बैकएंड में किसी फिजिकल एसेट मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर करेंसी वाज आल्सो कॉल्ड जीरो इंटरेस्ट एनोनिमस बियरर बॉन्ड। व्हाई? क्योंकि आप इट इज़ अ बॉन्ड, क्योंकि वो सामने वाले ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पे करूंगा। और एनोनिमस बियरर क्यों है? क्योंकि कोई भी आके चीफ कैशियर को ये देगा तो सामने वो चीफ कैशियर उसको गोल्ड देने वाला है। और जीरो इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि ये £20 की नोट आज आपने ली और 2 साल बाद वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 9% इंटरेस्ट के हिसाब से वो ज़्यादा मेटल आपको देगा, नहीं, वो तब भी आपको उतना ही देगा जितना इधर लिखा है उस हिसाब से। देयरफॉर ये क्या है? जीरो इंटरेस्ट एनोनिमस बियरर बॉन्ड। एमसीक्यू में पूछा जाए तो ये टुकड़ों में दिस एंड दिस ऑल 3 आर करेक्ट। भारत के अंदर क्या चला? करेंसी स्टैंडर्ड इन इंडिया 1935 से 56 के अंदर शर्त ये थी कि अगर आरबीआई 100 करोड़ की कीमत के नोट छाप रहा है तो बैकएंड में उनकी तिजोरी में 40 करोड़ का सोना होना चाहिए। सो 40% गोल्ड टू द वैल्यू ऑफ करेंसी, ये सिस्टम चला। फिर उसी दौरान सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, IMF का जन्म होता है, और वो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर कि डॉलर की कीमत सोने के हिसाब से तय की गई और बाकी सभी करेंसी की डॉलर के हिसाब से। खैर वो पूरा सिस्टम हम थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कि भाई वो IMF का फिक्स एक्सचेंज रेट वो सिस्टम के अंदर ये चल रहा था। 1956 तक चलते चलते हमको भी पता चल गया कि 40% गोल्ड रिक्वायरमेंट, तो इतना सारा सोना तो कैसे जमा होगा। सो वी शिफ्टेड टू दिस मिनिमम फॉरेन रिजर्व सिस्टम। यहाँ नियम ये किया गया
कि आरबीआई ने अपनी तिजोरी में 115 करोड़ की कीमत का फिजिकल गोल्ड रखना है और बाकी 400 करोड़ की कीमत की फॉरेन सिक्योरिटी, वो फिर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की कोई सिक्योरिटी हो सकती है, XYZ। तो मतलब 115 करोड़ का गोल्ड और 400 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी, कुल मिला के कितना हो, 515 करोड़ का माल आरबीआई की तिजोरी में है। तो फिर उसके सामने वो जी चाहे उतनी नई नोट छापने की उनको अनुमति थी। इस प्रकार का करेंसी स्टैंडर्ड अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो तब तक तो अपना फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम हो गया था, तो फिर उस क्राइसिस के बाद इन द ईयर 1995 हम ये सिस्टम लेके आए कि आरबीआई की तिजोरी में 115 करोड़ का केवल गोल्ड ही रखना है, बाकी ये 400 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह का नियम वो निकाल दिया गया। बस इतना आप गोल्ड रखिए और फिर चाहे इतना मन मर्जी आप नोट छापिए। बट हाँ, बैकएंड में शर्त ये रहेगी कि इट हैज़ टू बी बैक बाय सम फाइनेंशियल एसेट बैक बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसा कुछ होगा तो उस हिसाब से आरबीआई पैसा नया छापेगी। खैर वो पूरी सिस्टम भी मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे। नाउ दिस लेटेस्ट सिस्टम इट वाज कॉल्ड मैनेज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, जो हमने अपनाया है। ये 2000 की नोट पे लिखा गया है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज साइंड बाय उर्जित पटेल, गवर्नर ऑफ आरबीआई। मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कॉलोनियल टाइम में होता तो इसका मतलब कि आप ये 2000 का नोट लेके आरबीआई के ऑफिस में जाओ और सामने उर्जित पटेल अपनी तिजोरी से 2000 रुपये के रियल वैल्यू वाले फुल बॉडीड गोल्ड या सिल्वर कॉइन या ऐसा कोई बिस्किट आपको दे देते। वो उस समय में उसका ये अर्थघटन होता। आज की तारीख में इसका क्या अर्थघटन है? इन मॉडर्न इकोनॉमी जब भी कोई सेंट्रल बैंकर ये कहे कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर सम ऑफ 2000 रुपीज़, तो इसका मतलब कि आप ये नोट लेके जाओगे तो उसके सामने ही विल कन्वर्ट इट इनटू अदर नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। सपोज मैं 10 रुपये का नोट लेके जाऊँ तो सामने वो मुझे 5-5 के 2 सिक्के। ये बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्के बनाती है, बट आरबीआई उसको एजेंट के रूप में सर्कुलेट करता है। तो मतलब कि 10 रुपये का नोट लोग के में जाता तो वो मुझे 2 सिक्के दे देते, या फिर कि कुछ नोट कुछ सिक्के, या फिर कि अगर फटा हुआ नोट होता तो नया 10 का नोट कर देते, वगैरह वगैरह। सो इन अदर वर्ड्स, मॉडर्न इकोनॉमी में इस शब्द प्रयोग का क्या मतलब है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस सम, मतलब कि आई प्रॉमिस टू कन्वर्ट इट इनटू अदर नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। मित्रों शब्द देखिए, फेस वैल्यू। आपको पता होगा पहले समोसा करीब 10 रुपये में बिकता था और आज की तारीख में अगर 15 रुपये में बिक रहा है, तो मैं फिर ये 10 का नोट लेके जाऊँ और आरबीआई के ऑफिस में जाके ये जिद करूँ कि इसके सामने मुझे 5 के 3 नोट दे दो, तो वो क्या होगा? मैं ऐसी जिद कर रहा हूँ कि मुझे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके दे दो, मुझे परचेजिंग पावर की रियल वैल्यू के हिसाब से दे दो, ऐसा नहीं, केवल फेस वैल्यू के हिसाब से। तो इरिस्पेक्टिव कि वो समोसा 10 रुपये में बिक रहा है या 500 रुपये में, मैं 10 का नोट दूंगा आरबीआई को तो सामने वो मुझे 5-5 के 2 ही सिक्के या फिर कि उस हिसाब से करेंसी देगा। आगे बढ़ते हैं, डीमोनेटाइजेशन 3 बार भारत में हुआ है। सबसे पहला 46 में कि आपके पास 100 या उससे अधिक के जितने भी नोट हैं आपने सीरियल नंबर के साथ डिक्लेयर करना होगा, और उसमें 500 और उससे अधिक के डिनोमिनेशन वाले सारे नोट, उस पर प्रतिबंध डीमोनेटाइज कर दिया गया। सेकंड टाइम हुआ इन द ईयर 1978 कि 1000, 5000 और 10,000 के नोटों पे प्रतिबंध। लेटेस्ट 2016 नवंबर 8 को 500 और 1000 के महात्मा गांधी सीरीज के नोट उनको गैर कानूनी ठहरा दिया गया, एक्सेप्ट एक खास तारीख तक उनकी अनुमति थी कि आप उससे पेट्रोल भरा सकते थे या हॉस्पिटल का बिल पे कर सकते थे, बट आफ्टरवर्ड्स कंप्लीटली स्टॉप। सो दिस इज डीमोनेटाइजेशन। इसके अलावा कौन कौन से देश में कौन कौन से कारणों से डीमोनेटाइजेशन किया गया, वो सारा कच्चा चिट्ठा आपको इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 3 के अंत में 2 पेज में टेबल के स्वरूप में दिया है। आपका ये होमवर्क समझिए, वो घर पे देख लेना। ये डीमोनेटाइजेशन जो लेटेस्ट किया गया 2016 को, उसे ज़रा पॉलिटी एंगल से और पढ़ते हैं। याद करो मित्रों, इन इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 और उसका सेक्शन 26, वहाँ पर व्याख्या की गई है लीगल टेंडर की, कि एवरी बैंक नोट इज़ अ लीगल टेंडर। और वो कैसा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, जितना चाहे उतनी डेट सेटल करने के लिए आप करेंसी यूज़ कर सकते हो, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करने में मना नहीं कर सकता है। लेकिन इसी सेक्शन 26 में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड सरकार को सिफारिश करे तो फिर सरकार नोटिफाई कर सकती है कि ये स्पेशल नोट्स इतने या ये वाले वो आज से लीगल टेंडर नहीं है। मतलब कि उसके बाद अगर कोई उसे यूज़ करे तो वो सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। ऐसा किया गया। 8 नवंबर 2016 को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख के दिया और मतलब की सिफारिश की,
और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर ये लिखा गया कि ये 500 और 1000 के जो महात्मा गांधी सीरीज़ के नोट और वो ये जो स्पेशल बैंक नोट्स SBN उनको बोला जाएगा, और वो अब से लीगल टेंडर नहीं है। जिस भी बैंक के पास या गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास ऐसे नोट हैं तो वो जाके RBI को ये जमा कर दे। अगर आम जनता के पास भी ऐसे नोट हैं तो वो जाके बैंकों में जमा कर दे, पोस्ट ऑफिस में या RBI में जाके जमा कर दे, और उसकी एक तारीख तय की गई। तो मतलब कि ये डीमोनेटाइजेशन की व्याख्या क्या होती है? इट इज़ द होलसेल विड्रॉवल ऑफ द करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। हमको दे दो ऐसा करके नहीं, वो सीधा लिख के दिए कि अब से ये मान्य ही नहीं है, तो सामने वाली पार्टी उसे लेने से मना कर सकती है। तो खैर मतलब कि ये गैजेट नोटिफिकेशन से इसको डीमोनेटाइज किया गया। फिर भी कुछ समस्याएं थी। मान लो कि ये 30 दिसंबर के बाद भी कोई ये नोट एक्सचेंज कराने के लिए आता है तो क्या करोगे? क्योंकि RBI ने तो साइन करके नोट दिए थे तब, है ना, 500,000 के, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। या फिर कि कोई शौकिया रूप से 10 से ज़्यादा इसके नोट रखता है तो उसका क्या करेंगे? तो ऐसे कुछ स्पेशल केस को क्लैरिफाई करने के लिए स्पेसिफिक बैंक नोट सीजेशन ऑफ लायबिलिटी ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार 30 दिसंबर 2016 को। उसमें पहला प्रावधान रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ नोट्स एट RBI कि पुराने 500 और 1000 के ये स्पेशल बैंक नोट्स वो RBI की लायबिलिटी है ही नहीं 31/12 के बाद से। मतलब आप वो लेके जाएंगे तो RBI बाध्य नहीं है उसके छोटे नोट या सिक्के में आपको कन्वर्ट करके दे। लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये तारीख को लंबा कर सकती है। लेटर से कि 31 मार्च 2017 तक ग्रेस पीरियड है कि आप RBI में जमा कर सकते हो, लेकिन ये सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ही है। फॉर एग्जांपल NRI लोग जो भारत में नहीं थे और वो इतने दिन तक नहीं आए तो वो बाद में आके प्रूफ के साथ वो करा सकते हैं। तब RBI ऐसा नहीं कि पुराना 500 और 1000 का नोट आपने उनको दे दिया और आपको वो नए नोट दे देंगे, नहीं, वो आपके KYC नो योर कस्टमर वो टाइप के ऑथोराइज वेरीफाइड बैंक अकाउंट के अंदर ही वो पैसा वापस आपको दिया जाएगा ताकि ब्लैक मनी वाला झंझट ना हो। और अगर कोई आदमी फॉल्स क्लेम करता है, लेटर से कोई बिल्डर बाद में कोई ऐसे ही अपना दूर का NRI रिश्तेदार उसको लेके आता है और भाई कि तू मेरे नाम से 500,000 के नोट बदलवा के लेके आ, राइट, तो ऐसे फॉल्स क्लेम किया जाएंगे तो उसके ऊपर भी दंड के प्रावधान है। अभी कितना दंड होगा ये UPSC के लिए काम का नहीं, लेकिन बैंक की परीक्षा इन लोअर एग्जाम वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो याद रखना कितना दंड हो सकता है, 50,000 या 5 जितना क्लेम किया उससे 5 गुना ज़्यादा जो भी मैक्सिमम अमाउंट हो। तो ये एक एंगल कि भाई ऑर्डिनेंस का उद्देश्य क्या था, RBI की ये नोट एक्सचेंज करने की लायबिलिटी वो खत्म की गई 1 तारीख के बाद, और अगर सरकार चाहे तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ग्रेस पीरियड में ये अलाउ कर सकती थी, और कोई फॉल्स क्लेम करे तो दंड। दूसरी एक बात, पुरानी नोट रखने पर भी सीलिंग है। कोई आदमी उसको शौक है ऐसे कॉइन करेंसी जमा करने का तो मैक्सिमम वो 10 नोट रख सकता है पुराने वाले, मतलब वो 500 के 10 नोट रखे या 1000 के 10 नोट या 2 इसके 2 वट एवर 10 क्वान्टिटी ऑफ दिस 500 और 1000 उसके कुल मिला के 10 ही नोट वो इंडिविजुअल रख सकता है शौकिया रूप में। और अगर कोई ऐसे ही रिसर्च या यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये पूरा काम कर रहे हैं तो वो अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए 25 नोट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर आपके पास मिले तो वहाँ पर भी दंड की प्रावधान है। कितना दंड UPSC के लिए काम का नहीं, नीचे की परीक्षा के लिए देख लेना। और ये 10 और 25 से ज़्यादा क्वांटिटी भी परमिट की जा सकती है अगर RBI और कोर्ट इसकी अनुमति दे। खैर ये तो ऑर्डिनेंस था तो आपको पता होगा वो फिर लाप्स हो जाएगा सिवाय कि रिन्यू किया जाए या उसका कुछ कानून बनाया जाए। तो ये ऑर्डिनेंस को कानून का स्वरूप देने के लिए 2017 के बजट सेशन में इसी का ही बिल लेकर स्पेशल बैंक नोट सीजेशन ऑफ लायबिलिटी बिल 2017, जिसके अंदर कुल मिला के यही बात है कि RBI में नोट एक्सचेंज करने के ऊपर कुछ नहीं शर्तें, और आप पुरानी नोटें शौकिया रूप से कितनी रख सकते हैं उसके ऊपर शर्तें। तो ये मतलब पॉलिटी वाला एंगल हो गया डीमोनेटाइजेशन का। अब डीमोनेटाइजेशन से क्या लाभ नुकसान वगैरह वो तो जब आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग जगह पर देखेंगे। अभी के लिए वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ टू दिस एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो कॉमोडिटी मनी देख लिया, मेटालिक मनी देख लिया, पेपर मनी वहाँ लीगल टेंडर के सारे आयाम हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं बैंक मनी। देखिए बैंक मनी के बैक एंड में भी फियाट मनी होता है, मतलब कि आपको ये कॉइन करेंसी वो अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हो, राइट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह, और उस हिसाब से बैंक मनी मतलब क्या, आपके अकाउंट के हिसाब से वो कुछ नया पेपर ऑर्डर जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जनरेट कर सकता है जैसे नेफ्ट, RTGS। तो ये क्या हुआ, बैंक मनी का उदाहरण हुआ। और इस प्रकार से जो पेमेंट होते हैं दे कुड बी स्पॉट या इंस्टेंट पेमेंट जैसे कि RTGS है, या फिर दे कुड बी डिफर्ड या डिलेड पेमेंट जैसे नेफ्ट होता है कि 1 घंटे में होगा, या फिर क्रेडिट कार्ड जो कि 25 दिन 30 दिन में सेटलमेंट उसका होगा। तो ये सब बैंक मनी है। बैंक मनी के फ़ायदे क्या हैं, आसान है
कि लंबे दूरी तक आप भेज सकते हो, छुट्टे की मगजमारी नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट आप लिख के दे सकते हो, नकल करना मुश्किल है, चुराए तो पता चल जाएगा केवाईसी अकाउंट में से कुछ हो रहा है तो। एंड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए इसकी अनुमति है। अब यहाँ पर भी आगे बात की, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यूपीआई भीम ऐप लेके आए, फिर ये पेट्रोल पंप वालों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट की तकलीफ थी, या फिर कि रतन वत्तल और चंद्रबाबू नायडू उनकी कमेटी ने डिजिटल पेमेंट प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्रावधान, क्या क्या सिफारिशें की, बजट में क्या प्रावधान है, वो सारी बात हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड।